वंशवादी राजनीति। बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रही है, तो यहां पर वंशवाद एक गंभीर राजनीतिक हिलोरे ले रहा है। सच का आलम तो यह है कि जितने भी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, सभी दल वंशवाद का शिकार है। अब राजनेता यह समझता है कि यदि मैं डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बना तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, तो राजनेता का बेटा राजनेता क्यों नहीं बनेगा। सवाल इस बात का है कि गणतंत्र है जहां योग्यता और क्षमता के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी पद को प्राप्त कर सकता है, तो डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी अधिकारी एक प्रतियोगिता परीक्षा पास करके जाता है। यदि आपके बच्चे में भी योग्यता है तो इन्हें मैदान में आने दीजिए प्रतिस्पर्धा के वातावरण में। लेकिन यह मानसिकता भारत की या राज्य की, प्रदेश की जनता में भी आती है कि यदि राजनीतिक रूप से परिवार कोई सक्रिय है तो उसका बेटा को ही वोट देना पसंद करता है, उसे जनता भी चाहती है। आखिर वंशवाद के राजनीति को राजनीति से मुक्त करने के लिए जनता को ही आगे आना होगा, क्योंकि जनता को वोट देने का अधिकार है। और वोट देकर के यदि वंशवाद की ओर जाते हैं तो आप यह कल्पना करना छोड़ दीजिए कि संसद में आपका आवाज से जनप्रतिनिधि उठाएंगे। सदन शोरगुल में ज्यादा समय बिता रहा है, उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन एक फैक्टर उसका वंशवाद की राजनीति भी है। यदि वंशवाद की राजनीति को खत्म करते हैं तो भारतीय राजनीतिक दलों में लोकतंत्र की स्थापना होगा। राजनीतिक दल में लोकतांत्रिक रूप से वह पार्टी संगठित होकर सत्ता के गलियारे की राजनीति तो करती है, लेकिन इस सत्ता में यदि एक ही परिवार के लोग यदि काबिज रहता है तो फिर आम जनता क्या जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार नहीं होगा उसे? यह अधिकार नहीं है, यह अधिकार छीना जा रहा है। सवाल इस कटघरे में है जहां जनता की जनादेशी फैसला करेगी। क्या आप वंशवाद को स्वीकार करते हैं या वंशवाद से ऊपर उठने का कार्य करते हैं? यदि इस बात को देखा जाए तो मैं इस ग्राफीय आधार पर बता रहा हूं कि महिला सांसद या पुरुष सांसद या विधायक जो भी हैं, उसमें भी हमने वंशवाद की राजनीति को देखा है। यदि भारतीय संविधान के भीतर नारी वंदन योजना के रूप में संविधान संशोधन होता है, महिला को 33% आरक्षण दी जाती है, तो ये लोकतंत्र लाने के लिए दिया गया कि आधी आबादी को भी राजनीति में प्रवेश होनी चाहिए। लेकिन यदि वंशवादी राजनीति को प्रश्रय इसी तरह से मिलता रहा तो फिर यह लोकतंत्र का कहीं न कहीं मूल्य का ह्रास होता है। एडीआर ये वंशवाद की राजनीति से यह व्यवस्था जुड़ा हुआ है कि भारत में बढ़ती हुई वंशवाद खासकर बिहार के संदर्भ में बताएं। यह देखिए, एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर औसत 21% से अधिक है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम देखें तो। लेकिन बिहार में राष्ट्रीय औसत से अधिक है क्योंकि यहां पर 27% परिवारवादी वंशवादी राजनीति पर हावी है। इसमें 27% लोगों को बिहार के कुल आबादी में प्रवेश करने का मौका नहीं मिलेगा, तो फिर लोकतंत्र किस बात की है? जब गरीब देश ये भारत है, विकासशील देश है, गरीबों की तबका ज्यादा है, तो उससे भी जनप्रतिनिधि का यदि मौका नहीं मिला तो फिर यदि हम सांसद या जनप्रतिनिधि बनकर सदन में आवाज नहीं बन पाए तो फिर लोकतंत्र भारत का किस दिशा में जा सकती है? अब यहां देखिए, 300 बिहार में 27% है, राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा है। 21% राष्ट्रीय स्तर पर वंशवादी राजनीति है, वहां बिहार 27% है। 316 पुरुष सांसद में 71 ऐसे हमारे सांसद हैं, अर्थात 22% हैं जो परिवारवादी हैं। अगली बार के चुनाव में फिर भी अपने आप को हावी बना रखे हैं। 44 महिला सांसद में 25% अर्थात 25 महिला
अर्थात 57% वंशवादी राजनीति में आ रहे हैं। अर्थात जिनकी राजनीतिक पहचान नहीं है, उस व्यक्ति को अच्छे प्रत्याशी होने के बावजूद भी वह जनप्रतिनिधि का आवाज नहीं बन पाता है। तो जनता की उम्मीदें यहीं पर कमजोर पड़ता है। देश में स्वाभाविक है, यदि नौकरशाह भ्रष्ट हो रहे हैं तो निश्चित है कि भ्रष्टाचार प्रत्येक क्षेत्रों में घुसेगा, क्योंकि जनता की मानसिकता भी इसी प्रकार की बढ़ रही है। इसलिए जनता को ही स्वयं और कर्मठता की भूमिका को निभाना पड़ेगा। बीजेपी जो वंशवाद की राजनीति का मूल मुद्दा बना रही है, यह 41% महिला इसके सांसद विधानसभा या विधान पार्षद आ रहे हैं। कांग्रेस 46% महिला वंशवादी हैं, 46% महिला वंशवादी हैं। ये महिला का रेशियो देखिए। तेलुगु देशम 77% वहां पर पुरुष हैं, महिला तथा पुरुष महिला है। 77% तेलुगु देशम महिला उन महिला को राजनीति में उतारा जिनका राजनीतिक पृष्ठभूमि है। पुरुष 30% है, यानी अधिक मात्रा में, पुरुषों से अधिक मात्रा में तेलुगु देशम महिला का राजनीतिक पृष्ठभूमि से उतार रहे हैं। समाजवादी 67% महिला, वहीं पुरुष 24% है। राष्ट्रीय स्तर पर 3214 नेता में 657 जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से उनके परिवार आ रहे हैं, अर्थात 20% हैं। बीजेपी में 18%, अब पार्टी वाइज देखा जाए तो बीजेपी 18%, सीपीएम 8% और नेशनल कांफ्रेंस जम्मू कश्मीर की पार्टी है वह 42%, असम गण परिषद 30%, वाईएसआर 38%, ये टीडीपी 36%, एनसीपी 34%। ये वंशवादी राजनीति पृष्ठभूमि से आते हैं। ये आपको सांसद, विधायक और विधान पार्षद हैं। जिन भारत के 6 राज्यों में विधान पार्षद हैं, तो विधान पार्षद में भी ये महिला पृष्ठभूमि या पुरुष पृष्ठभूमि राजनीतिक परिवार से दिख रहे हैं। बिहार के स्पेशली बात करें, बिहार में चुनाव होने जा रही है, तो बिहार में जो राजनीतिक पार्टी मैदान में उतरेगी उसमें से पारिवारिक पृष्ठभूमि कितने हैं जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से आ रहे हैं। इसमें देखिए 360 विधायक सांसद में से 96 परिवारवादी हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सभी टोटल को ब्यौरा देकर दिया जाए तो 96 परिवारवादी हैं। अब ब्यौरा में ये कांग्रेस का, ये पूरे भारतवर्ष के स्तर पर 360 सांसद विधायक में से 96 परिवारवादी आते हैं अभी वर्तमान ये संसद के प्रवेश में। यहां से बिहार का ब्यौरा देखिए। बिहार में राजनीतिक ब्यौरा को देखा जाए, कांग्रेस 32% राजनीतिक परिवार के पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, आरजेडी 31%, भाकपा 14%, भाकपा माले 13%, भाकपा 0.8%, 0.8%, यानी 8% सीधा सीधा कहिए कि भाकपा है, जो अभी सबसे कम है माकपा जो 8% पर नहीं है। एआईएमआईएम 35%, बीजेपी 17%, जदयू 31%, लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी 50% परिवारवादी है। यह पार्टी में सबसे अधिक परिवारवाद घुसा हुआ है और वंशानुगत जनप्रतिनिधि बन रहे हैं। हम इसी नक्शे कदम पर में हैं। ये भी 50% है जब परिवार के लोगों को टिकट देते हैं और चुनावी मैदान में उतरकर गठबंधन की राजनीति का फायदा उठा करके ये सत्ता में पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से ये चीज है अभी बिहार में। ये राजनीतिक पार्टी कुल मिलाकर के 27% पारिवारिक पृष्ठभूमि है इन राजनेताओं का। यदि आप इन पार्टी का यदि झंडा उठाते हैं, पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, क्या आपको कभी जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिल सकता है? यदि वंशवाद की राजनीति में थोड़ी बहुत एक परिवर्तन की राजनीति को देखा जाए तो वह भारतीय जनता पार्टी है, जो सामान्य कार्यकर्ता को यानी पहली बार भी यदि चुनाव जीतकर आए उन्हें भी मुख्यमंत्री पद तक का अवसर दिया जाता है। यह थोड़ा वंशवाद की राजनीति से अलग हट रहा है, लेकिन इस पार्टी का नेता भी वंशवाद का शिकार है और चुनावी मैदान में ये लोग भी उतर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को अपने आप को राष्ट्रीय नेतृत्व में दिखाया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में ऐसे सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना देना ये काबिल तारीफ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो पहली बार चुनाव जीत कर गए और मुख्यमंत्री
के पद को प्राप्त कर लिए। ये भाजपा एक ऐसा सूर्योदय का समय को तलाश रहा है जिसमें से वंशवाद राजनीति से अलग हो जाए। वंशवाद राजनीति का मतलब यह होना चाहिए कि यदि आपके परिवार का कोई भी एक व्यक्ति राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं तो दूसरा व्यक्ति को मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो अपने किसी पार्टी से होते हैं तो गठबंधन के राजनीति की सत्ता के गलियारे में अपने संतान को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार रहे हैं और चुनाव जीत भी रहे हैं। ये गठबंधन का प्रभाव है। इस प्रकार से यदि गठबंधन की राजनीति रही तो भारतीय लोकतंत्र पर क्या खतरा आ सकता है, इस चीज को देखा जाए। इसमें सबसे पहले बात देखिए, जीत की गारंटी बढ़ जाती है। पारिवारिक बैकग्राउंड के लोगों को राजनीतिक दल इसलिए टिकट भी दे देते हैं। राजनीतिक दल यदि परिवारवाद को टिकट दे रहे हैं तो उस राजनीतिक दल में क्या लोकतंत्र है? क्या वो लोकतांत्रिक रूप से जनप्रतिनिधि बनकर संसद या विधानमंडल में आवाज उठा सकता है? इसका उत्तर कहां तक सही है ये आप खुद फैसला करके देख सकते हैं। राजनीतिक दल में लोकतंत्र का अभाव है। धनबल का आधार बनने के कारण चुनाव में ज्यादा मात्रा में खर्च होता है, तो आप ऐसे पारिवारिक पृष्ठभूमि के लोगों को खोज करके ले आते हैं और राजनीतिक सत्ता के गलियारे की राजनीति में आगे बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को भी चुनना चाहिए जो संगठनात्मक नेतृत्व की भूमिका को निभाता है, जनता के सामाजिक कार्यकर्ता बनकर एक आवाज उठाता है, स्थानीय स्तर से इसकी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाने का काम करता है। ऐसे व्यक्ति ही राजनेता बनने के काबिल होता है। लोकतंत्र में कहा गया है, जब तक भारत के गरीब को भी अंतिम पायदान में खड़े लोग को जब अपना अधिकार और हक की प्राप्ति नहीं हो तो फिर वह लोकतंत्र वहां पर उचित नहीं माना जाएगा। लोकतंत्र में सबको अधिकार दिया जाता है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में समता का अधिकार का प्रयोग होना चाहिए, मौलिक अधिकार भी कहता है। यह भारतीय राजनीतिक ब्यौरा है। इस ब्यौरा के आधार पर यह स्थितियां देखी जा रही है। हालांकि वंशवाद की राजनीति में 1990 के बाद से अधिक मात्रा उभरा। अब यदि इसे ऐसे देखिए, इसको 90 के बाद में तब हम आएंगे। सबसे पहले बात को देखिए, जब भारत की आजादी हुई 1952 में पहली आम चुनाव हुई। इस आम चुनाव में कांग्रेस की लोकप्रियता अधिक मात्रा में था। कांग्रेस के व्यक्ति जहां भी विधानसभा, विधान पार्षद या संसद के चुनावी मैदान में उतरे, उनकी जीत अधिक मात्रा में बनी रही। विपक्ष भूमिका के रूप में उभर नहीं पाया। कांग्रेस सदस्य बहुमत की सरकार अधिकांश राज्य बनाने में कामयाबी हासिल किया। राजनीतिक तर्कस से एक आधार केरल में नंबूदिरीपाद सबसे पहले चुनावी मैदान में आकर के कांग्रेस की राजनीति से अलग रहा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को सबसे अधिक नागवार गुजरा और नंबूदिरीपाद की सरकार को 3 बार आपने सत्ता से बेदखल कर दिया, जबकि बहुमत की सरकार को बेदखल करना भारतीय लोकतंत्र के हिसाब से उचित नहीं था। यहीं से राजनीतिक शुरुआत हो जाती है और एक देश एक चुनाव जो उस समय हो रहा था, यह प्रक्रिया अनुच्छेद 356 ने इसे दूर कर दिया। आज देश में सवाल यह खड़ा किया जा रहा है, क्या एक देश एक चुनाव होनी चाहिए? ये चुनाव तो पहले से ही हो रहा था, क्योंकि एक ही चुनावी खर्च पर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव भी हो जाता था। इस क्रम को आगे दोहराने के बाद जब 1975 में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया तो उसने वंशवाद की राजनीति पर कड़ी हमला किया। सबसे पहले बात देखा कि वंशवाद जब तक रहेगा तब तक भारत की समुचित कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। लेकिन उसके बाद एक नया व्यवस्था राजनीति में लाया जो नवयुवक था। नवयुवक को चुनावी मैदान में उतारकर वो सीधे सीधे बड़े बड़े राजनेताओं को हराने में कामयाबी हासिल किया था। इतना तक कि याद करिए कि 1977 के चुनाव में रायबरेली से इंदिरा गांधी को भी हराने में राजनारायण जी कामयाबी हासिल करते हैं, जो एक आश्चर्यजनक व्यवस्था था। उसके बाद ये राजनीतिक व्यवस्था फिर से 1990 में पनपा और जो जेपी के जितने भी शिष्यगण जो राजनीतिक आंदोलन में शामिल हुआ था संपूर्ण क्रांति में, धीरे धीरे ये अपने वंशवाद की ओर उभरने लगा। जब ये वृद्ध हो चुके हैं तो अपने पुत्रों और पुत्री को टिकट देकर के चुनावी मैदान में रखा। नतीजा है कि वर्तमान समय में वंशवाद की राजनीति आगे बढ़ती जा रही है। ये जेपी के शिष्य गण के पुत्र लोग भी सत्ता की संभाल रहे हैं या जेपी के शिष्य ही बिहार की राजनीति में लंबे समय तक सत्ता पर काबिज हैं। जो इसके पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री भी जेपी के ही समय के एक राजनेता के रूप में उभर करके आए हैं। छात्र आंदोलन से आगे बढ़कर आज बिहार ही नहीं केंद्र की सत्ता पर अधिकार जमाए हैं।
अब सोचना इस बात का है कि क्या वंशवादी राजनीति को कम कैसे किया जा सकता है। इसे कम करने का एक आधार है राजनीतिक दलों को कि ऐसे व्यक्ति को टिकट आप न दें। दूसरा, जनता की जनादेश ही अंतिम निर्णायक होती है। जनता ही अपने आप यह फैसला करे कि आखिर हमें किसे वोट देना है। यदि ये दो समीकरण का आधार बनता है तो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था बेहतर और समुचित संरचनात्मक आधार पर कार्य कर सकती है।